अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, लेकिन उसमें छिपी वार्निंग किसी तूफान से कम नहीं थी। कौन सी बात? 20 वर्षीय कशिश के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए, जबकि उसकी आंखों में कंफ्यूजन और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। 3 मंथ्स, पूरे 3 महीने तक तुम्हें मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहना होगा। आज से ठीक 3 महीने के बाद तुम जो भी डिसीजन करोगी वही फाइनल डिसीजन होगा। सब कुछ तुम्हारी कंडीशन पर होगा। विक्रांत राजपूत अपने नाम की तरह ही बेहद गुस्सैल, जिद्दी, शातिर और हठी इंसान था। कशिश को हमेशा ही उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती थी, और अगर मैं मना कर दूं तो कशिश ने तुरंत पलटकर पूछा। उसके सवाल पर विक्रांत ने पूरे रेस्टोरेंट में एक नजर दौड़ाई। हर कोई अपनी दुनिया में बिजी था, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। उसके होठों पर एक कड़वी स्माइल उभरी। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। 3 ईयर से तुम मेरी पत्नी हो, और पिछले 8 महीने से तुम कोर्ट में तलाक का केस लड़ रही हो। फिर भी तुम आज तक मुझसे खुद को अलग नहीं कर पाई, और जब तक मैं ना चाहूं तुम कभी अलग नहीं हो पाओगी। चाहो तो पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाती रहो, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा, 0। उसके शब्द कशिश के दिल में तीर की तरह उतरते चले गए। उसने घबराहट में अपनी उंगलियां मरोड़ ली। वो जानती थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। विक्रांत राजपूत जैसा पावरफुल आदमी उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था, लेकिन आज उसने जिस ऑफर उसके सामने रखा था वो जितना आकर्षक लग रहा था उतना ही रिस्की भी था। सामने बैठा आदमी एक ऐसा प्लेयर था जो अपनी हर चाल आखिरी मोमेंट तक छिपाकर रखता था। मान लो मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? अगर 3 महीने के बाद तुम अपनी बात से मुकर गए, तो अगर यह भी तुम्हारे किसी नए गेम का हिस्सा हुआ, तो कशिश ने कांपती हुई आवाज में पूछा। इस बार विक्रांत ने उसे गहरी और पैनी नजरों से देखा, जैसे उसके मन के हर डर को पढ़ रहा हो। फिर वो थोड़ा आगे झुका और धीमे मगर फर्म लहजे में बोला, मुझे पता था कि तुम यही सवाल करोगी। आखिर तुम नासमझ नहीं हो, और इसीलिए मैं सिर्फ प्रॉमिस करने नहीं आया। उसने अपने बगल में रखी एक फाइल उठाकर उसके सामने रख दी। इसे ओपन करो। उसकी आवाज में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। इसमें हर डॉक्यूमेंट्स है, लीगल, पेपर्स, रिटर्न एग्रीमेंट, सब कुछ। 3 मंथ्स बाद तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। तुम्हारा डिसीजन ही मेरा डिसीजन होगा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वो कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बेहद ठंडे लेकिन असरदार अंदाज में बोला, नाउ द चॉइस इज योर्स कशिश। या तो मेरी बात मान लो और 3 महीने के बाद अपनी फ्रीडम हासिल कर लो, या फिर पूरी जिंदगी कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ती रहो। उसके शब्दों में इतना कॉन्फिडेंस था कि कशिश चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, या फिर किसी बेहद डेंजरस गेम की शुरुआत थी। क्योंकि अगर मैं अपनी बात से मुकर भी गया तो तुम इन पेपर्स को लेकर कोर्ट जा सकती हो, मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकती हो, और मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा, क्योंकि विक्रम राजपूत को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। बाकी तुम आराम से सोच लो, डिसीजन ले लो। कोई फोर्स नहीं है। कोर्ट के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। उसकी बात खत्म होते ही कशिश फाइल में मौजूद पेपर्स को देखने लगी। उसका दिमाग बुरी तरह से उलझ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि विक्रम से अलग होने का इस डील के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे बदले में सिर्फ ताश भी चाहिए थी और कुछ नहीं। काफी देर की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं, और मुझे तुम्हारी ये डील भी मंजूर है, लेकिन मेरी पहली कंडीशन यही होगी कि 3 महीने के बाद जब तुम मुझसे आजाद करोगे तो ताज भी मेरे साथ जाएगी। उसकी बात सुनते ही विक्रांत राजपूत की मुट्ठियां कस गई। ये शर्त उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसे शक था कि कशिश प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगेगी, क्योंकि कानूनन उसका बराबर का हक था, और उसे प्रॉपर्टी की वजह से तो उन दोनों की शादी हुई थी। तय ये हुआ था कि कशिश के 18 साल पूरे होने के बाद उसकी विदाई होगी। लेकिन हालात इतने बदल चुके थे कि अब कशिश विक्रांत के साथ किसी भी रिश्ते में रहना नहीं चाहती थी। तुम जानती हो कि ताशबी का बाप कौन है, और उस पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फिर तुम उसे ऐसी कंडीशन कैसे रख सकती हो? विक्रांत को उसकी बात पर बेहद गुस्सा आया था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए, खुद को शांत करते हुए धीमे स्वर में कहा, उसका बाप कौन है ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता कि उसकी मां कौन है? कशिश ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। एक पल के लिए विक्रांत उसे देखता रह गया। ये 1 साल पहले वाली कशिश नहीं थी।
उसकी आवाज में अब डर नहीं कॉन्फिडेंस था। जिस बेबाकी से वो जवाब दे रही थी, उसे देखकर वो चाहकर भी इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सका। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने अपने हंट भी लिए। ठीक है, ताश भी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन 3 महीने तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा एक ही घर में। फिर वो थोड़ा रुका और जानबूझकर उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, और एक ही कमरे में। उसकी बात सुनते ही कशिश का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो इस बात का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझती थी। अगले ही पल वो कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। इम्पॉसिबल, तो यही बात है ना? 3 महीने तक तुम मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हो, इसीलिए मुझे अपने साथ रखना चाहते हो। उसका गुस्सा अब उसकी आवाज में साफ सुनाई दे रहा था। आसपास बैठे कुछ लोगों ने उसकी ऊंची आवाज सुन ली और हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। उसकी बात सुनते ही विक्रांत का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया था। उसे बुरी तरह गुस्सा आया कि वो बिना पूरी बात सुने नतीजे निकाल रही थी। उसने गहरी सांस ली और दबी हुई झुंझलाहट के साथ कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये कैसी बेहुदा और बेवकूफी वाली बातें कर रही हो तुम? पहले चुपचाप बैठो और मेरी पूरी बात सुना करो। तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। दांत खींचते हुए विक्रांत राजपूत ने कशिश को ऐसी सख्त नजरों से घूरा कि वो गहरी सांस भरती हुई वापस कुर्सी पर बैठ गई। पहली बात, अगर मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना होता तो मैं कब का बना चुका होता। मुझे कोई रोक नहीं सकता था। तुम मेरी पत्नी हो और मैं विदाई का वेट भी नहीं करता। इतना तो तुम मुझे जानती हो, और मेरी जिद को भी। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और दूसरी बात, अगर पूरी दुनिया में तुम आखिरी लड़की भी बची होती ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ कभी रिलेशन नहीं बनाता। सो प्लीज ये फालतू की बातें और बेकार की सोच अपने दिमाग से निकाल दो। विक्रांत की बात सुनकर कशिश के भीतर थोड़ी राहत तो आई, लेकिन साथ ही उसे हल्का सा इंसल्ट भी फील हुआ। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम मुझे 3 महीने तक अपने साथ अपने कमरे में क्यों रखना चाहते हो? उसके सवाल पर विक्रांत ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा और फिर शांत स्वर में बोला, ये मेरी एक डील है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करती हो, देन लेट स्टार्टेड, अदरवाइज यू हैव योर चॉइस। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसे उठता देख कशिश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि शायद ये उसका आखिरी मौका था, विक्रांत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का और ताशवी की कस्टडी वापस लेने का। ठीक है, मुझे मंजूर है, वो झट से बोल उठी। उसकी आवाज सुनकर विक्रांत के कदम वहीं रुक गए। ये लो पेन साइन इट। उसने पेन उसकी तरफ बढ़ाया। पेन पकड़ते हुए एकल को कशिश का हाथ कांप गया। इस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। उसके साथ कोई नहीं था जिससे वो सलाह ले सकती। फैसला उसे अभी इसी वक्त तुरंत लेना था। उसने आंखें बंद की तो उसकी अपनी दीदी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया था। कशिश, जब जिंदगी में अकेली पड़ जाओ ना तो किसी का सहारा मत ढूंढना, सिर्फ अपने दिल की सुनना। दिमाग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन फैसला हमेशा दिल से लेना, क्योंकि दिल होता है ना ये लेफ्ट साइड पर होता है, लेकिन डिसीजन हमेशा राइट लेता है। अपनी दीदी की कही हुई बात याद करते ही उसने बिना सोचे तुरंत पेपर्स पर साइन कर दिए। विक्रांत ने फाइल बंद करते हुए कहा, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आज 1 अक्टूबर है और ठीक 31 दिसंबर को हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ तुम्हें तुम्हारी चाहत, तुम्हारी आजादी मिल जाएगी। क्या मतलब? ये कॉन्ट्रैक्ट आज से शुरू होगा? कशिश ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, विक्रांत ने एक शब्द में जवाब दिया। फिर बिजनेस लायक अंदाज में फाइल उठाते हुए बोला, अपने घर से जो सामान लेना चाहती हो ले लो, उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। कशिश ने अपने होंठ भी लिए। अब उसे अगले 3 महीने तक विक्रांत राजपूत की हर बात माननी थी, लेकिन सिर्फ 3 महीने तक। उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस जिद्दी इंसान की कैद से आजाद हो जाती। वो विक्रांत के साथ अपने छोटे से घर पहुंची। पूरे रास्ते कार में दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। घर के अंदर आते ही उसने अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में लगातार आंसू भरे हुए थे। इस घर से उसकी ना जाने कितनी यादें जुड़ी हुई थी। अपने माँ बाप के साथ बिताए गए वो खूबसूरत पल, वो हंसी, वो अपनापन, सब कुछ इसी घर की दीवारों में बसा हुआ था। सच ही तो है, माँ बाप का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। जब तक वो हमारे साथ रहते हैं हम भी खुद को अनमोल समझते हैं, लेकिन जब भी इस दुनिया से चले जाते हैं तब एहसास होता है कि हम कितने अकेले हो गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उन्हें खोया हो। कशिश ने बैग की जिप बंद की,
और अपने गालों पर बहते आंसुओं को धीरे से पोंछ लिया। ड्रेसर के ऊपर रखी तस्वीर को उठाकर देखते ही कशिश की आंखों से एक और सिसकी निकल गई। आखिर उसका अपना बच्चा ही कौन था? एक एक करके सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके थे। पहले उसके पापा का निधन हुआ, फिर मम्मी भी लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसके बाद उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी बड़ी बहन रह गई थी, उसकी दोस्त, उसका सहारा, उसका सब कुछ। दोनों बहनें एक दूसरे की ताकत बनी हुई थी, लेकिन वक्त और हालात के बेरहम थप्पड़ों ने उसकी बहन को भी उससे छीन लिया और कशिश इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, ताशवी की कस्टडी हासिल करना और विक्रांत राजपूत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, तस्वीर को बड़े प्यार से बैग में रखा और एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने घर की दहलीज पार कर गई। बाहर आकर वो सीधे विक्रांत राजपूत की कार में जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही विक्रांत ने बिना कुछ कहे कार आगे बढ़ा दी। अब वे दिल्ली से मसूरी की ओर जा रहे थे। करीब 5 से 6 घंटे का सफर तय करके वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे। कशिश जानती थी कि उसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगले 3 महीनों तक वो एक विशाल हवेली में रहने वाली थी। विक्रांत राजपूत कोई आम इंसान नहीं था। वो सिर्फ नाम का राजपूत नहीं था, बल्कि अपने पूरे राजवंश का उत्तराधिकारी था। मसूरी की सबसे बड़ी और आलीशान हवेली राजपूत हवेली कहलाती थी। राजपूत हवेली किसी राजा महाराजाओं की हवेली से कम नहीं थी। वहां के रहने वाले विक्रांत राजपूत के पापा को सब राजा साहब कहकर पुकारते थे और उस हवेली का इकलौता बारिश विक्रांत राजपूत था। हालांकि कहने को उसका एक बड़ा भाई भी था जो उससे पूरे 5 साल बड़ा था, लेकिन वो उसका सौतेला भाई था कबीर राजपूत। रणवीर राजपूत को भगवान ने एक ही बेटा दिया था, जिसका नाम उन्होंने ईशान राजपूत रखा। ईशान के जन्म के 8 साल बाद भगवान ने रणबीर कपूर को एक प्यारी सी बेटी का आशीर्वाद दिया, मीरा राजपूत। रणबीर अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन मीरा की जिंदगी ज्यादा नहीं थी। वो सिर्फ 8 साल की थी जब पिकनिक के लिए सब लोग मसूरी की नदी झरने पहाड़ों वाले इलाके में गए हुए थे। मीरा, जो कि सिर्फ 8 साल की थी, सबकी नजरों से छुपकर एक तितली के पीछे दौड़ती चली जा रही थी। वो पहाड़ी से खाई की ओर भागती जा रही थी कि रणबीर जी के ड्राइवर सुरेंद्र जी की नजर उस पर पड़ी थी। बिटिया रुक जाओ, वहां मत जाओ, पीछे से उसे पुकारते हुए वो उसके पीछे भागे थे। सुरेंद्र के पापा भी इसी हवेली में काम करते थे और अब वो खुद भी रणवीर जी के ड्राइवर थे। अपनी पत्नी और अपनी बच्ची, जो कि मीरा की हम उम्र थी, उसके साथ हवेली में ही रहते थे और पूरे दिल से हवेली की सेवा करते थे। मीरा भागते हुए खाई के किनारे पर खड़ी हो गई थी। आगे भयानक गहरी खाई देखी तो मीरा डर के मारे कांप उठी। डर से पीछे पलटी कि तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वो नीचे गिरने वाली थी कि सुरेंद्र जी भागते हुए उसके पास तक पहुंचे और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब तक मीरा का पैर फिसल चुका था। मीरा नीचे खाई में लटक रही थी और सुरेंद्र जी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इतने में रणवीर जी के परिवार ने भी उन दोनों को देख लिया। वो भागते हुए आ रहे थे कि इतने में एक जहरीला सांप आया और उसने सुरेंद्र जी के पैर पर डंक मार दिया। डंक इस कदर जोरदार था कि पल में जहर उनके शरीर में फैलता चला गया और अगले ही पल मीरा और सुरेंद्र जी दोनों खाई में जाकर गिरे थे। माहौल में चीखें गूंज उठी थी। हर तरफ अफरातफरी मच गई। तुरंत बचाव कर्मियों को बुलाया गया। कुछ घंटे के बाद दोनों की बॉडी मिल गई थी। रणवीर जी अपनी बेटी को खोकर बुरी तरह रोए थे, तो वही 2 लोग और थे जो बुरी तरह तड़प तड़प कर रो रहे थे, सुरेंद्र जी की पत्नी और उनकी बेटी किरण। मीरा के गम से थोड़ा बाहर निकले तब उन्हें सुरेंद्र जी की पत्नी और किरण का ख्याल आया था। सुनीता अपनी बेटी किरण को लेकर वहां से जाने की इजाजत मांगने आई थी। रणबीर जी चौंक गए। उन्हें किरण में अपनी मीरा नजर आ रही थी और वो सुरेंद्र का त्याग भुला तो नहीं सकते थे ना। भले वो मीरा को बचा नहीं पाए, लेकिन मीरा को बचाते चाहते ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। उन्होंने एक भाई बनकर सुनीता के सर पर हाथ रखा और किरण को अपनी गोद में भर लिया। हवेली छोड़कर मत जाओ सुनीता, आज से यही मेरी मीरा है, उन्होंने किरण के माथे को चूमते हुए कहा और उस दिन से किरण मीरा बन गई। किरण को पाकर सब लोग मीरा का गम भूनने लगे और किरण में ही मीरा को तलाशने लगे। समय आगे बढ़ा और किरण के लिए सब घर वालों की मोहब्बत भी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। यही वजह थी कि उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे ईशान को बेहतरीन शिक्षा दिलाई,
बल्कि मीरा को भी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भेजा। उन्होंने हर कदम पर मीरा और ईशान में कभी कोई फर्क नहीं किया था। उन्होंने अपनी जायदाद मीरा ईशान में आधी आधी बांट दी। किरण मीरा बनकर खुशियों के झूले में झूलने लगी। जिंदगी में उसे कभी कोई कमी नहीं थी। जब उसकी मां सुनीता जी बीमार पड़ी तो रणवीर जी ने उनके इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाया था। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और एक दिन भगवान के पास चली गई। मीरा मां के जाने से कुछ समय के लिए टूट गई, लेकिन रणवीर जी और उनकी पत्नी ने उसे फिर से संभाल लिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मीरा को रोहन मल्होत्रा से प्यार हो गया, लेकिन राजपूत परिवार में बेटियों की शादी उनकी मर्जी से करना जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। यही सोचकर मीरा घबरा गई और उसने रोहन से अपना रिश्ता खत्म करने की कोशिश की। मगर रोहन उसे सच्चा प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। आखिरकार उसकी जिद, उसकी मोहब्बत और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकियों के आगे हारकर मीरा ने उससे छिपकर शादी कर ली। जब यह खबर मसूरी की राजपूत हवेली और परिवार के मुखिया दादा साहब प्रताप सिंह राजपूत तक पहुंची तो पूरे परिवार में जैसे भूचाल आ गया। दादा साहब ने गुस्से में आकर मीरा को हवेली में नजरबंद कर दिया, जबकि रोहन को भी हवेली में ही बंद करवा दिया गया। उस मुश्किल वक्त में ईशान मीरा के साथ खड़ा हुआ। उसने पूरे परिवार के सामने मीरा का समर्थन किया और उसके फैसले का सम्मान करने की बात कही। बहुत समझाने के बाद दादा साहब को झुकना पड़ा। उन्होंने मीरा और रोहन दोनों को आजाद तो कर दिया, लेकिन उसी दिन से उन्होंने मीरा से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। ये बात मीरा के दिल को गहराई तक तोड़ गई, लेकिन इस बात का भी सुकून था कि रणबीर राजपूत ने उसे और रोहन को माफ कर दिया था। उसके लिए यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत थी। रोहन मल्होत्रा मीरा को अपने साथ दिल्ली ले आया। रोहन का इस दुनिया में कोई नहीं था। मीरा ही उसकी पूरी दुनिया थी, उसके जीने का एकमात्र सहारा, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। उसे पाकर रोहन बेहद खुश था। भगवान ने समय के साथ उन्हें 2 बेटियों का आशीर्वाद दिया, माया मल्होत्रा और कशिश मल्होत्रा। दोनों बहनों के बीच अच्छा खासा एज गैप था। कशिश माया से 5 साल छोटी थी, लेकिन दोनों बहनों के बीच बहुत गहरा प्यार था। दूसरी तरफ अगर राजपूत हवेली की ओर नजर दौड़ाई जाए तो वहां भी किसी भूचाल से कम हालात नहीं थे, क्योंकि ईशान राजपूत बाप की बताई हुई लड़की से पहले ही अपनी पसंद की हुई लड़की से अपनी मर्जी से शादी कर चुके थे। इतना ही नहीं, उनका एक बेटा भी था, कबीर राजपूत, जिसे कई सालों तक सबसे छिपा कर रखा गया। लेकिन जब उसकी मां का निधन हुआ तो ये राज खुल गया, क्योंकि ईशान उसे हवेली लेकर आ गए थे। उसी समय दादा साहब प्रताप सिंह राजपूत की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। एक सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद जब वो घर लौटे तो बिल्कुल ही खामोश हो गए थे। एक तरफ उनकी मुंह बोली बेटी ने अपनी पसंद से शादी की थी और उन्होंने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। वहीं दूसरी तरफ उनके सगे बेटे ने भी पसंद की शादी की, लेकिन वो उसे रिश्ता नहीं तोड़ सके। ये अंतर, ये भेदभाव उन्हें भीतर ही भीतर परेशान करता रहा। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे मीरा को भी माफ कर देंगे, लेकिन इस फैसले को हकीकत बनने में कई साल लग गए। ईशान राजपूत की खानदानी पत्नी रुक्मणी जी थी। उन्होंने कबीर को भी अपना बेटा मान लिया और जिस तरह विक्रांत राजपूत की परवरिश कर रही थी, उसी तरह कबीर की भी परवरिश शुरू कर दी। लेकिन विक्रांत और कबीर के नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। दादा साहब को कबीर का रहन सहन और अंदाज हमेशा खटकता था। जितना प्यार वे विक्रांत से करते थे, उतना प्यार वे भी कभी कबीर को नहीं दे सके। यही वजह थी कि कबीर उनसे धीरे धीरे दूर होता चला गया, जबकि विक्रांत उनका आंखों का तारा बनता गया। आखिर उनका सगा और खानदानी पोता तो विक्रांत ही था। जब मीरा को माफ करके हवेली बुलाया गया तो उसका बहुत सम्मान और आदर सत्कार किया गया। उस समय उसकी दोनों बेटियां भी उसके साथ आई थी। उस समय माया की उम्र 22 साल, जबकि कशिश केवल 17 साल की थी। वहीं दूसरी ओर कबीर 28 साल का और विक्रांत 22 साल का था। दादा साहब की इच्छा पर इन चारों के रिश्ते आपस में तय कर दिए गए। इस फैसले में बड़ों की रजामंदी तो शामिल थी, लेकिन बच्चों की नहीं। कबीर और माया का रिश्ता इतनी तेजी से तय हुआ कि देखते देखते उनकी शादी भी हो गई। वहीं उनकी शादी के दौरान सभी की आपसी सहमति से कशिश और विक्रांत का केवल विवाह संस्कार कराया गया और कशिश के 18 साल का होने तक उनकी विदाई को टाल दिया गया। वक्त ने अजीब करवट ली थी और फिर सब कुछ बिखर गया। अचानक कार एक झटके के साथ रुक गई
तो कशिश अपने ख्यालों से बाहर आई। वे दिल्ली की सीमाएं पार कर चुके थे और अब मसूरी की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन कार क्यों रुकी थी वो समझ नहीं पाई। उसने संभालिया नजरों से विक्रांत की ओर देखा, जो लगातार कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर अचानक चिंता के भाव उभर आए। मसूरी में उसके दोस्तों से ज्यादा दुश्मन रहते थे। वो कभी भी बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के कहीं आता जाता नहीं था, लेकिन आज उसने किसी को साथ नहीं रखा था। ऐसे में मसूरी की सीमा के भीतर कार का खराब हो जाना उसे बेचैन कर गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन उसके साथ बैठी लड़की की सुरक्षा की चिंता उसे जरूर हो रही थी। कुछ सोचते हुए वो कार से नीचे उतरकर उसे चेक करने वाला था कि जैसे उसने दरवाजा खोला, कार पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। विक्रांत ने फौरन हाथ बढ़ाकर कशिश को सीट के नीचे झुका दिया और डैशबोर्ड से अपनी पिस्तौल निकालकर उसमें गोलियां चेक की। कशिश घबराते हुए उसे देख रही थी, जबकि गाड़ी पर लगातार फायरिंग हो रही थी। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन उसकी गाड़ी खराब थी। वो वहां से निकल नहीं सकते थे। विक्रांत ने जवाबी फायरिंग की कि इतने में सनसनाती हुई गोली शीशा पार करती उसके बाजू को टच होती गुजर गई। कशिश की दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। विक्रांत के बाजू से खून निकल रहा था। वो देखती रही और बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन विक्रांत हिम्मत नहीं हारा। वो जानता था कि कुछ ही देर में उसके सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर पहुंच जाएंगे और बस उनके आने तक उसे सब कुछ संभालना था। और फिर वैसा ही हुआ। देखते ही देखते उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां वहां पल भर में आ पहुंची और उन्होंने तुरंत विक्रांत की गाड़ी को कवर कर लिया। दुश्मन फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। विक्रांत जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, उसे उसके सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत कवर कर लिया। शराब ठीक है? एक सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए पूछा। हाँ, गाड़ी खराब हो गई है। वो दर्द सहते हुए पीछे मुड़कर गाड़ी की सीट के नीचे दुबकी हुई कशिश को देखने लगा, जो बुरी तरह डरी सहमी हुई थी कि अपनी जगह से एक पल के लिए भी हिल नहीं रही थी। सर, आप दूसरी गाड़ी में आ सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने विक्रांत को उसकी दूसरी गाड़ी की ओर इशारा किया। विक्रांत ने तुरंत हामी में सिर हिलाते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और कशिश का हाथ पकड़ते हुए उसे गाड़ी से बाहर निकाल लिया और उसके दुपट्टे से उसका चेहरा ढकते हुए उसे दूसरी गाड़ी की ओर ले गया। वो बिना किसी विरोध के किसी मोम की गुड़िया की तरह उसके साथ खींचे चली गई। उसकी आंखों में आंसू आकर ठहर से गए थे। वो सहमी हुई हिरनी की तरह विक्रांत को देखती जा रही थी, जो अपना बाजू थामे दर्द की तीव्रता सहता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। उस समय गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। उसकी गाड़ी के आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां भी आ रही थी। दोनों को सुरक्षित राजपूत हवेली पहुंचाते ही वो सभी एक तरफ हो गए। बड़े राजा राजपूत तक विक्रांत राजपूत के गोली लगने की खबर पहुंच चुकी थी। उन्होंने विक्रांत के हवेली पहुंचने तक वहां के बेहतरीन डॉक्टरों को पूरे सामान के साथ हवेली बुलवा लिया था। विक्रांत राजपूत के राजपूत हवेली के अंदर दाखिल होते ही डॉक्टर उसका इलाज करने लगे, जबकि कशिश वही एक तरफ डरी सहमी अपराधियों की तरह खड़ी रहे। हे भगवान, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा कर। रुक्मणी राजपूत ने दिल से बेटे की रक्षा की दुआ मांगी, जबकि सामने खड़ी लड़की पर एक नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा। बड़े राजा अंदर ही विक्रांत के पास थे, जबकि कौशल राजपूत घर में नहीं थे। कशिश के थोड़े होश वापस आए तो उसके दिमाग में एकदम ताश भी आ गई थी। वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो 2 साल की छोटी सी गुड़िया कहां हो सकती है? वो कशिश के दिमाग ने सवाल किया, लेकिन वो किसी से कुछ पूछ ना सकी। यहां इतनी बातचीत भी किसके साथ थी कि वह किसी से पूछ पाती? अपनी शादी के वक्त तो वो यहां थी। माया की विदाई हुई थी, लेकिन कशिश अपनी मां के साथ वापस लौट गई थी। फिर 1 साल पहले उसकी मम्मी की भी मौत हो गई। बड़े राजा ने बहुत कोशिश की कि वो राजपूत हवेली आ जाए, लेकिन वो नहीं मानी और फिर एक दिन उसकी बहन के मौत की खबर भी उसे मिल गई। सामने का दरवाजा खुला तो कशिश फिर से ख्यालों से चौंक गई। मेरा बच्चा कैसा है बड़े राजा? रुक्मणी राजपूत ने ससुर से रोते हुए पूछा। शेर का बच्चा है, ऐसी छोटी मोटी चोटों से नहीं घबराता, वो ठीक है। फिक्र मत करो, वो एकदम से ठीक है। उन्होंने बहू को तसल्ली दी, जबकि सामने खड़ी कशिश पर सिर्फ एक नजर डाली। मैं अपने बच्चे को एक नजर देख लूं। मां की ममता तड़प रही थी। डॉक्टर चले जाए तो फिर मिल लेना उससे, तब तक खाने पीने का इंतजाम कर लें। वो आदेश देते हुए वापस कमरे की तरफ बढ़ गए। रुक्मणी जी भगवान की कृपा का धन्यवाद करती किचन की ओर बढ़ गई और अब खाने पीने का इंतजाम करने लगी। कशिश गुस्से से वहीं
एक तरफ सोफे पर ठहसी गई। ना जाने मुझे यहां पर क्यों लेकर आया है ये जल्लाद। कोई भी बात तक नहीं कर रहा। भला ये भी क्या तरीका है। वो मुंह फुलाकर बैठी इधर उधर देखने लगी। अगले ही पल एक नौकरानी ने आकर उसे सूचना दी कि विक्रांत सर उसे कमरे में बुला रहे हैं। एक पल के लिए उसका दिल धड़क कर रह गया। विक्रांत के कमरे में जाने का सोचते ही उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभरने लगी। लेकिन मजबूरी में अब उसे अगले 3 महीने तक उसकी हर बात माननी थी। वो धीरे से उठी और डरे डरे कदमों से विक्रांत के कमरे की ओर चल पड़ी, जहां विक्रांत बेड के हेडबोर्ड से टेक लगा बैठा था, जबकि पाव से ही बड़े से सिंगल सोफे पर बड़े राजा राजपूत बैठे थे, जिनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नमस्ते। बड़े राजा को देखते ही खुद ब खुद कशिश के मुंह से निकल गया। बड़े राजा ने गौर से उस 20 साल की लड़की को देखा, जिसकी मां को उन्होंने बड़ी ही मोहब्बत से अपने परिवार से जोड़कर रखा था, लेकिन वो उनके पोते से अलग होना चाहती थी, जिस वजह से उनके मन में कशिश के लिए पहले जैसी चाहत नहीं थी। ठीक है, उन्होंने सपाट अंदाज में जवाब देते हुए चेहरा फेर लिया। कशिश ने होठ भी लिए। उसे उनकी यही आदतें चुभती थी। अभी आगे कोई बात होती कि दरवाजा झट से खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। उसका अंदाज जल्दी भरा था और चेहरे पर बेहद चिंता झलक रही थी। विक्रांत मेरे भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो ना? वो विक्रांत के पास बेड पर बैठते हुए फिक्रमंद होकर पूछ रहा था। विक्रांत ने एक नजर कबीर को देखा और दूसरी नजर कशिश पर डाली। वो चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गई। मैं ठीक हूं भाई, वो धीरे से बोला। ऐसे कैसे ठीक हो? तुम पर गोली चली है। कौन था वो? मुझे बताओ। कबीर गुस्से में बोलता चला गया। आप फिक्र न करें, पता लग जाएगा, विक्रांत राजपूत ने ठंडे लहजे में कहते हुए आंखें मींच ली। कबीर ने हामी में सर हिलाया और पीछे मुड़कर देखा। वहां कशिश ही थी या फिर उसकी आंखों का धोखा? तुम यहां, कबीर गुस्से भरे लहजे में बोला तो कशिश ने भी उसे घूरती नजर से जवाब दिया। ये यहां क्या कर रही है? कबीर गुस्से से बोला। ये बीवी है मेरी और अब से यही रहेगी। अपने पीछे से विक्रांत राजपूत की सख्त आवाज सुनकर कबीर ने हैरानी से पहले विक्रांत फिर बड़े राजा की ओर देखा। मैं कह रहा हूं, ये यहां कैसे आ सकती है? आपने इसे आने कैसे दिया दादाजी? कबीर ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, जबकि बड़े राजा के चेहरे पर नापसंदी छा गई थी और उन्होंने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, जैसे कबीर की बात का जवाब ना देना चाहते हो। भाई, कशिश मेरे साथ आई है, मेरी बीवी है और अब से ये यही रहेगी और यही मेरा फैसला है। अब की बार फिर विक्रांत राजपूत ने जवाब दिया था। क्यों? आप सब भूल गए कि इसकी बहन ने क्या किया था और किस हक से यहां पर रहेगी? तुम दोनों तो रिश्ता खत्म करने वाले थे ना? फिर अचानक से कबीर ने गुस्से से अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं अपने किसी भी काम का आपको जवाब दे नहीं हूं भाई। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद लूंगा। किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे। विक्रांत राजपूत ने उसे सख्त और अजनबीपन के अंदाज में कहा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि एक ही छत के नीचे मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। उसकी बात सुनते ही जहां बड़े राजा और विक्रांत राजपूत हैरान हुए थे, तो वही कशिश का दिल भी डूब कर उभरा था। वो ताशवी की खातिर ही तो यहां पर आई थी और अब ताशवी को उसका बाप कशिश की नजरों के सामने से उससे दूर कर देना चाहता था। तो वो क्या करेगी? कशिश ने विक्रांत की तरफ सहमी हुई नजरों से देखा। आपका जो दिल करता है आप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं अपनी बीवी से और ज्यादा दूरी नहीं बना सकता। वो यही रहेगी इसी घर में। विक्रांत राजपूत अपनी बात पर अड़ा रहा। कबीर गुस्से से तिलमा लाता हुआ वहां से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अपना ख्याल रखना विक्रांत, शाम में मुलाकात होती है। बड़े राजा जी भी विक्रांत को प्यार से कहते हुए उठकर वहां से चले गए, जबकि कशिश वही एक तरफ खड़ी विक्रांत की तरफ एक टक देखती जा रही थी। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? विक्रांत ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, जबकि उसका एक हाथ अपनी दूसरी बाह पर था, जहां उसे बैंडेज किया गया था। उन्होंने कहा कि वो ताशवी को ले जाएंगे, जबकि तुमने मुझसे वादा किया था कि ताशवी मुझे दोगे। कशिश ने विक्रांत को उसकी डील की बात याद दिलाई। मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं कशिश। बात 3 महीने बाद की हुई है, अभी की नहीं। जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे उस समय ताशवी तुम्हारे पास होगी। और प्लीज मुझे अब इस टॉपिक पर कोई और बात नहीं करनी, विक्रांत ने जलेकटे अंदाज में कहते हुए अपनी आंखें मीच ली। उसकी बाह में तेज दर्द की टीसें उठ रही थी, लेकिन इसके बावजूद कशिश उसका हाल पूछने की बजाय ताशवी की ही फिक्र कर रही थी।
इस बात से विक्रांत के दिल में कुछ टूटकर बिखर सा गया था। आंटी जी, सब तैयार हो गया है, खाना टेबल पर लगा दूं? उनकी दोस्त की बेटी शीना ने रुक्मणी जी से पूछा। हाँ, लगा दो, बाकी सब तो टेबल पर ही खाएंगे। विक्रांत का खाना कमरे में पहुंचा दो, उसकी तबीयत ठीक। अभी उनके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि कशिश किचन में आ गई और वो एकदम से चुप हो गई। कुछ चाहिए क्या? उन्होंने माथे पर बल डालते हुए पूछा। जी, वो विक्रांत का खाना चाहिए, कशिश ने धीमे लहजे में कहा। तुम जाओ, शीना ले आएगी, रुक्मणी जी ने रूखेपन से कहा। लेकिन विक्रांत ने कहा है कि मैं लेकर आऊं। कशिश ने इस बार बिना रुके आत्मविश्वास से जवाब दिया। तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आ रही? कहा ना जाओ, खाना शीना ले आएगी, जाओ यहां से। रुक्मणी जी ने गुस्से और तिरस्कार से उसे डांट दिया। शीना के सामने अपनी बेइज्जती से कशिश की आंखों में आंसू भर आए थे। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था और वो उसी पल वापस मुड़ गई। आंटी जी, आपने कशिश को ज्यादा ही डांट दिया, शीना ने धीरे से कहा। तुम बीच में मत बोलो शीना, ये हमारे घर का मामला है। बेहतर होगा जितना कहा जाए उतना करो। और मैं तुम्हें अपने घर में इसलिए नहीं रोके हुए हूं कि तुम अभी से हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाओ। पहले घर के मामलों में बोलने की पोजीशन बना लो। रुक्मणी जी ने उसे बुरी तरह डांट दिया। शीना चुप होकर विक्रांत के लिए खाना लगाने लगी और फिर पूछा, क्या कशिश का खाना भी साथ लगा दूं? रुक्मणी जी एक पल को सोच में पड़ गई। हाँ, रख दो। और फिर सिर हिलाते ही शीना ट्रे में दोनों का खाना लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ गई। ये लड़की अब क्यों हमारी जिंदगी में वापस आ गई? पहले बहन ने क्या कोई कमी छोड़ी थी कि अब ये भी आ गई? रुक्मणी जी ने सिर पकड़ते हुए परेशान होते हुए कशिश के बारे में सोचा और दिल ही दिल में विक्रांत के लिए दुआ करने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे इस लड़की के जादू से बचाना। क्या हुआ? तुम खाना लेने गई थी, ऐसे क्यों वापस आ गई? विक्रांत अभी बाथरूम से निकलकर बिस्तर पर बैठा ही था कि उसने कशिश को देखा। आपकी मम्मा ने कहा है कि खाना शीना आपको दे देगी। इतना कहकर कशिश जल्दी से बाथरूम की तरफ चली गई। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे और वो नहीं चाहती थी कि विक्रांत भी उन्हें देखे। वो खुद को मजबूत दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी कमजोरी को महसूस करे। बाथरूम में आते ही वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। आईने के सामने खड़े होकर अपना ही चेहरा देखते हुए उसने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली थी। दिल का बोझ था कि आंसुओं की सूरत में निकालते हुए वो बाथरूम से बाहर निकली तो शीना खाना विक्रांत के सामने रख रही थी, जबकि विक्रांत अपने मोबाइल पर बिजी था। उसका ध्यान शीना की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी कशिश के अंदर एक बीवी वाली जलन जरूर पैदा हुई। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद कर दूंगी। कशिश ने शीना को वहां से भेज दिया और खुद विक्रांत के पास जाकर बैठ गई। उसके सामने खाने की ट्रे रखी और उसे खाना परोसने लगी। विक्रांत ने रोटी का निभा मुश्किल से तोड़ा तो कशिश ने उसके हाथ से लेकर खुद एक छोटा सा बाइट बनाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। विक्रांत एक पलकों से देखता रह गया, क्योंकि अब अभी उसे यहां आए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और उसमें इतना बड़ा बदलाव आ चुका था। विक्रांत ने बिना किसी बहस के उसके हाथ से खाना शुरू कर दिया, जो उसकी नरम दिली को दिखाता था। उधर कबीर अपने कमरे में आकर सब कुछ तोड़ फोड़ चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस घर में उसके खिलाफ कोई फैसला हो सकता है। एक तरफ वो अभी विक्रांत को ही संभाल नहीं पा रहा था और अब ये कशिश भी इस घर में आ गई थी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। कशिश, तुम यहां नहीं रहोगी। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। नफरत करता हूं तुमसे, और उतनी ही नफरत मैंने तुम्हारी बहन से भी की थी। वो लाल आंखों से आईने में अपनी परछाई देखते हुए बहुत कुछ मिलान कर रहा था, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम चाहो तो बिस्तर पर सो सकती हो, किसी भी तरह का डर दिल में मत रखना। विक्रांत ने कॉच पर लेटे कशिश को देखकर अनायास कह दिया। कशिश ने एक नजर उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, नहीं, मैं यहीं ठीक हूं, तुम आराम से बिस्तर पर सो जाओ। कशिश ने धीरे से उसे जवाब दिया, जबकि पहली बार उसके लहजे में विक्रांत ने नरमी महसूस की थी। दोनों ही लेटे अब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तुम्हें मम्मा ने कुछ कहा था? विक्रांत की अचानक बात पर कशिश का एक पल को मुंह खुलाकर खुला रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस लेते हुए सिर न बहला दिया। फिर तुम रो क्यों रही थी? उसकी बात पर कशिश ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि वह तो अपने आंसू छुपा गई थी। फिर विक्रांत की नजरों में उसके आंसू कैसे आ गए? लेकिन वो नहीं जानती थी कि सामने विक्रांत था। विक्रांत राजपूत परिवार का इकलौता, बारिश
और सरदार उसकी आंखों से कुछ भी छुप नहीं सकता था। नहीं, मैं रो तो नहीं रही थी, बस ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था। मुझे नींद आ रही है अभी, कशिश ने टालने वाले अंदाज में विक्रम से बात को टालते हुए कहा और अपनी आंखें मूंद ली, जबकि विक्रांत उसे एक तक देखता रहा। उसकी आंखों की उस गहराई को महसूस करते हुए कशिश का पूरा शरीर गर्म होने लगा और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। विक्रांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसके दिल में भी कशिश के लिए कोई अनकही सी चिंगारी जल उठी हो। कबीर, रुक जाओ बेटा, कहां जा रहे हो? सुबह होते ही कबीर ने अपना सामान एक बैग में पैक किया और नीचे आ गया। उसकी गोद में 2 साल की ताश बीवी थी, जिसकी आंखें नींद से भारी थी और वो अपने पापा के सीने से सटी हुई अधसोई सी हालत में थी। मैं यहां और नहीं रह सकता मम्मा, मेरा यहां से चला जाना ही अब बेहतर है, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि ये घर मेरा नहीं। उसने शिकायत भरी निगाहों से विक्रांत और फिर बड़े राजा जी की ओर देखा था। कबीर, अब तुम ज्यादती कर रहे हो। ये घर तुम्हारा भी है और तुम इस घर के बेटे हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, बड़े राजा ने सख्ती से कहा। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरे यहां न रहने की वजह कौन है। इस बार उसने तेज नजरों से कशिश की ओर देखा तो कशिश ने फिर से अपना चेहरा फेर लिया। देखो कबीर बेटा, किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे जिसकी यहां कोई अहमियत नहीं। तुम इस घर के बेटे हो, विक्रांत के बड़े भाई हो, तुम्हारा रुतबा किसी के आने से कम नहीं होगा, रुक्मणी जी ने बेहद नरमी से समझाया। लेकिन उनके शब्द सुनकर विक्रांत के हंठ कस गए। उसे अपनी मां से ये उम्मीद नहीं थी कि वो कशिश के बारे में ऐसा कहेंगी। लेकिन मम्मा अब जानती है कि इसका यहां आना ही गलत है, फिर भी कोई उसे इस घर से निकाल क्यों नहीं रहा? कबीर अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, थोड़ा वक्त दो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो कबीर ने गहरी सांस लेते हुए विक्रांत और कशिश की तरफ देखा। दादी ताशमी की आंखें खुल गई और वो रुक्मणी जी की गोद में जाने के लिए मचल उठी। रुक्मणी जी ने तुरंत ताशमी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे पर प्यार से चूम लिया। कबीर बेटा, ताश भी हमारा खून है, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा। उसे कहाँ ले जाओगे? हम उससे दूर नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। रुक्मणी जी की आंखें भर आई और उनकी आवाज काम गई। सिर्फ आपकी मोहब्बत की खातिर मैं यहां पर हूं मम्मा, वरना मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं एक पल के लिए भी यहां पर रुकूं। इस घर में हर चीज मुझे चुभती है, हर बात मुझे तोड़ देती है। कबीर ने माथे पर बल डालते हुए एहसान जताने वाले और दर्द भरे अंदाज में कहा, बेटा चलो नाश्ता करो, छोड़ो सारी बातें। वो कबीर को लेकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई, जहां सब नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही कबीर डाइनिंग टेबल की तरफ पहुंचा, उसी पल विक्रांत राजपूत ने अपनी सीट छोड़ दी और अचानक उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक ठंडी सी गंभीरता थी। विक्रांत, आप कहां जा रहे हैं? रुक्मणी जी ने घबराकर अपने बेटे को पुकारा। उनकी आवाज में चिंता और बेचैनी साफ थी। अपने कमरे में उसने बिल्कुल सपाट, ठंडे और बंद लहजे में जवाब दिया, बिना किसी भाव के। लेकिन अभी तो आपने नाश्ता भी पूरा नहीं किया, ऐसे कैसे चले जाओगे? वो परेशान होकर बोली। उनकी आंखों में मां की बेचैनी साफ झलक रही थी। फिक्र मत करे मेरी, मैं कर लूंगा जब करना होगा। इतना कहकर उसने रुक्मणी जी की बात बीच में ही काट दी और कशिश की तरफ गंभीर और गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, कशिश मेरी बात सुनो आकर। और फिर वो बिना किसी और शब्द के वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके कदमों में एक अजीब सी सख्ती थी। कशिश भी उसी पल उठ गई। उसके दिल में ताशवी को गोद में लेने की तेज तड़प उठ रही थी। उसका मन बार बार उसे पुकार रहा था। वो उसकी बहन की बेटी थी, उसका खून थी, उसका अपना ही हिस्सा थी। लेकिन वो जानती थी कि उसका कोई हक नहीं उसे छूने का, क्योंकि रुक्मणी जी के हाथ से ताशबी को लेने का मतलब था अपनी ही मुश्किलें और बढ़ा लेना। वो बस ताशबी को प्यार और दर्द भरी निगाहों से देखती रही और फिर भारी दिल के साथ अपने कमरे की ओर चली गई। देखा आपने मम्मा, देखा ना आपने कितनी अकड़ और कितना घमंड है दोनों के अंदर। इस विक्रांत को देखिए, कशिश को घर तो ले आया है, लेकिन अब उसके ही रंग में रंगने लगा है। क्या यही वही विक्रांत है जो कहता था कि उसे कशिश से कोई मतलब नहीं रखना? किसी ने भी उसे ये सवाल नहीं पूछा, सब उसके सामने खामोश थे। आखिर वो अपने हर फैसले में इतना आजाद क्यों है? कोई उसे रोकता क्यों नहीं? कोई उससे सवाल क्यों नहीं करता मम्मा? कबीर ने दुख से सिर झटकते हुए पूछा। क्योंकि वह इस परिवार का इकलौता वारिस है ना, मेरा पोता विक्रांत राजपूत, और वह अपने हर फैसले में आजाद है। बड़े राजा जी ने कबीर को बेहद सख्त और गंभीर लहजे में जवाब दिया।
कशिश के घर आने पर वो भी खुश नहीं थे, लेकिन जिस तरह रुक्मणी जी ने कबीर को रोकने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो उन्हें भी स्वीकार नहीं हुआ था। इस घर में जो हैसियत विक्रांत की थी, वो किसी और की नहीं हो सकती थी, और यह तय था कि विक्रांत और कबीर को इस घर में कभी एक जैसा दर्जा नहीं मिल सकता था। आपके बेवजह लाड, प्यार और शूट ने आज विक्रांत को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया है। दादाजी, अगर आप उस पर थोड़ा सा भी रोब रखते तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कशिश को उस घर में लेकर आता। कबीर ने सीधे बड़े राजा जी पर उंगली उठा दी थी। रुक्मणी जी ने डरकर पहले कबीर को फिर बड़े राजा जी की ओर देखा, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कबीर कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। गुस्से में प्लेट को एक तरफ खिसकाते हुए बड़े राजा जी भी अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और लंबे लंबे कदमों से वहां से निकलते चले गए। देख लीजिए पहले विक्रांत, और अब ये कोई भी मेरे साथ कभी ईमानदारी नहीं करता। क्या सिर्फ विक्रांत इस घर का वारिस है? मैं कौन हूं? मेरा क्या है इस घर में? कुछ भी नहीं। क्या मैं लावारिस हूं? कबीर भावनाओं में बहकर खुद को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नहीं कबीर बच्चे, ऐसी बातें मत करो। भले आपकी मां कोई और थी, लेकिन मैंने आपको पाला है। आपकी परवरिश मैंने की है। आप मेरे बड़े बेटे हैं और विक्रांत आपसे बाद में है। मेरे लिए आपका रुतबा पहले और विक्रांत का बाद में है। किसी भी बात को दिल पर मत लो और नाश्ता करो। रुक्मणी जी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों से कबीर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था और अंदर ही अंदर टूटता चला गया। अब उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान बनने लगा था। तुमने बुलाया था अंदर आते ही कशिश का? अंदर आते ही कशिश ने गुस्से भरी नजरों से विक्रांत की ओर देखकर पूछा। क्या मतलब बुलाया था? क्या तुम और बैठना चाहती थी वहां पर? हाँ बोलो। भाई क्या क्या बोल रहे थे और तुम वहां बैठकर अपना तमाशा और बनवाना चाहती थी। विक्रांत तब कबीर का सारा गुस्सा कशिश पर निकाल रहा था। तुमने बुलाया तो मुझे लगा कोई काम होगा, इसीलिए आ गई। अब वहां क्या हो रहा है? क्या नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं यहां हमेशा के लिए तो नहीं आई हूं, ना और ना ही मैं किसी चीज पर कोई हक जता रही हूं। जो जिसका है उसी का ही रहेगा। मैं यहां सिर्फ डील पूरी करके 3 महीने बाद ताशवी को लेकर यहां से चली जाऊंगी। बस कशिश के सपाट अंदाज पर एक पल को विक्रांत के हाथों की मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गई। यस यू आर राइट। 3 महीने ही हो तुम यहां पर। ओके। और उन 3 महीनों में तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खोनी पड़े तो तुम्हें कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो विक्रांत? कुछ नहीं। बात खत्म हो गई अब। वो गुस्से से कहते ही ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ा और फर्स्ट एड बॉक्स उठाते हुए अपनी शर्ट उतारी और अपने बाजू के जख्म पर ड्रेसिंग करने लगा। वो मुश्किल से अपनी बैंडेज उतारता हुआ दूसरी बैंडेज करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। एक हाथ से वो अपनी बैंडेज नहीं कर पा रहा था। इधर दो, मैं कर देती हूं। कशिश न चाहते हुए भी दिल के हाथों मजबूर होती उसकी ओर बढ़ी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। और मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारी आदत बढ़े। और 3 महीने के बाद विक्रांत ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अपने काम में बिजी हो गया। कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक तरफ तो उसने उसे 3 महीने के लिए घर में लेकर आया था और दूसरी तरफ इस तरह से व्यवहार कर रहा था। सही कहा था किसी ने, विक्रांत का दिमाग बहुत शातिर है। कब क्या सोचे कुछ पता नहीं चलता। वो दिल ही दिल में इस बात का इजहार कर रही थी और उसे अंदाजा भी नहीं हुआ था कि ये दिल की बातें वो अपनी जुबान पर ले आई थी। उसकी बातें सुनते ही विक्रांत ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जबकि कशिश ने घबराए हुए विक्रांत को देखा। उसकी जुबान कैसे फिसल गई उसे खुद भी पता न चला। तो तुम्हारी नजर में मैं एक शातिर इंसान हूं? विक्रांत अपनी ड्रेसिंग वही छोड़ता हुआ खड़ा होता उसे बोला। उसे शर्टलेस देखते हुए कशिश की पलकें शर्म से झुक गई। इतने हैवी मसल्स और चौड़ा सीना देखते ही उसके गले में गांठ से उभरकर गायब हुई थी। जल्दी से थूक निगलकर उसने जैसे खुद को संभाला। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कच से कोई बात नहीं बन पा रही थी। वो बुरी तरह से अपनी ही बात में फंस चुकी थी। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? तुम मुझे मेरे मुंह पर शातिर इंसान कह रही हो और अब तुम मुकर भी रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सिमटती हुई वहां से निकलने लगी कि विक्रांत ने उसका बाजू थामकर झटके से अपनी तरफ खींच लिया और वो उसके चौड़े सख्त नंगे सीने से आकर टकराई थी। उसके होठ जरा से विक्रांत के सीने को छू गए थे और कशिश के नरम होठों का स्पर्श महसूस होते ही विक्रांत के पूरे वजूद में एक स्पार्क हुआ था। कशिश ने भी खुद को संभालते हुए
उससे थोड़ी सी दूरी बनाई थी, लेकिन अभी भी वो विक्रांत के बेहद करीब थी। जो तुम्हारे दिल में थे ना, जो तुम्हारे दिल में था ना, वो तुम्हारी जुबान पर आ गया, और मैंने बहुत अच्छे से सुन भी लिया। और तुम भी किसी भूल में मत रहना कि ये शातिर इंसान तुम्हें तुम्हारी किसी चाल में कामयाब होने देगा। एक एक शब्द को विक्रांत राजपूत ने चबाते हुए कशिश से कहा, जबकि उसका पहली बार यूं करीब आना कशिश के दिल के तार छेड़ गया। पहली बार उसने कशिश को अपने करीब किया था। कशिश का दिल एक अलग ही लय पर धड़कने लगा। वो अब वापस फिर से अपने बाजू की ड्रेसिंग कर रहा था। कशिश ने आगे बढ़कर उसके हाथ से जबरदस्ती बैंडेज लेकर खुद से करना शुरू कर दिया। विक्रांत राजपूत ने रूठे अंदाज में चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो कशिश के चेहरे पर एक मुस्कान सी फैल गई। विक्रांत राजपूत भी किसी से इस तरह नाराज होगा, वो भी कशिश से। कशिश को अंदाजा नहीं था। कशिश को यहां पर आए लगभग 1 महीना हो चुका था, और अब वो यहां के माहौल में धीरे धीरे एडजस्ट भी हो गई थी। रुक्मणी जी का व्यवहार भी अब उसके साथ पहले की तुलना में थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। एक दिन कशिश ताशबी को उठाए उठाए सारा दिन घूमती रहती थी, लेकिन जैसे ही कबीर घर आता वो ताशबी से दूर हो जाती। लेकिन ताशबी उसकी तरफ भागती हुई जाती और उसकी गोद में आने की कोशिश करती, जिसे देखकर कबीर बहुत गुस्सा हो जाता और ताशबी को उठाकर अपने कमरे में ले जाता। आज भी ताशबी कशिश की गोद में थी कि अचानक कबीर जल्दी घर आ गया था, और कशिश की गोद में ताशबी को देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई। उसने ताशबी को कशिश की गोद से खींचकर उतार लिया। खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। दूर रहना मेरी बेटी से। कबीर इतनी ऊंची आवाज में था कि कशिश एक पलकों से हरकर पीछे हट गई। जो भी था वो उसका बाप था, और कशिश उसका सामना नहीं कर सकती थी। ताश भी बुरी तरह रोने लगी। वो कशिश की तरफ अपनी बाहें फैला रही थी कि कबीर ने खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। बच्ची बिलख बिलख कर रो रही थी, और उसके साथ कशिश की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो शख्स बहुत जालिम था। उसे अपनी बेटी मासूम बच्ची का भी ख्याल नहीं आया, तो उसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अचानक विक्रांत राजपूत के आने से कशिश ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसका दिल बहुत बुरी तरह से भर आया था, और आगे बढ़ते हुए वो एकदम से विक्रांत राजपूत के सीने से जा लगी और हिचकियों से रोने लगी। विक्रांत उसे इस तरह रोता देखकर परेशान हो गया। आज इतने अरसे में पहली बार वो उसके सीने से खुद आकर लगी थी। विक्रांत का दिल उसके काबू से बाहर हो गया था। क्या बात है कशिश, रो क्यों रही हो? बात तो बताओ। उसने कशिश को अपने सामने करते हुए पूछना चाहा। उसने मारा ताशबी को। उसने बहुत जोर से उसके नर्म नरम छोटे से गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो रो रही है विक्रांत, प्लीज प्लीज उसे ले आओ। वो बहुत रो रही है। वो हिचकियों से बोलते हुए कशिश को उस वक्त सिर्फ ताशमी की फिक्र खाई जा रही थी। उसकी बातों से विक्रांत राजपूत ने अंदाजा लगा लिया कि वो ताशमी के बारे में ही बात कर रही है, और कबीर ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। ये जानकर विक्रांत राजपूत को भी बेहद गुस्सा आया। इससे पहले कि वो ऊपर जाता, कबीर सीढ़ियों से वापस नीचे आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, और उसकी गोद में ताशवी एकदम चुप थी। ताशवी की आवाज बंद थी। अब वो रो नहीं रही थी। विक्रांत भाई, ये देखो देखो, ताशवी रो नहीं रही। उसकी आवाज नहीं आ रही। इसे क्या हो गया? देखो इसे। वो पागलों की तरह ताशवी को विक्रांत राजपूत के सामने कर गया। विक्रांत ने झट से ताशवी को अपनी गोद में लिया। ताशवी का सांस बाकी रुका हुआ था। वो सांस नहीं ले रही थी। उसकी आंखें बंद थी, और बिना 1 मिनट की भी देरी किए विक्रांत दरवाजे की ओर भागा। कशिश और कबीर भी उसके पीछे भागे थे, और कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्पिटल में थे, जहां ताजपी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। भाई, ये क्या कर दिया आपने? वो छोटी सी 2 साल की मासूम बच्ची आपके हाथ का इतना भारी थप्पड़ सह भी कैसे सकती थी? आपने उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया? विक्रांत ने दुख और गुस्से से अपने बड़े भाई से पूछा, जो अपने ही हाथों को देखता हुआ अब बुरी तरह से आंसू बहा रहा था। विक्रांत, ताशवी ठीक तो हो जाएगी ना? कशिश ने विक्रांत से डरते हुए पूछा। भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी। कशिश को नरमी से जवाब देते हुए वो फिर से अपने भाई की तरफ नफरत से देखने लगा। उसके नंबर पर घर से रुक्मणी जी की कॉल आ रही थी, लेकिन फिलहाल वो अटेंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने कॉल रिसीव होते ही ताशवी का पूछना था, और जब तक उन्हें खुद पता नहीं चलता वो किसी को क्या बताता दीवार के साथ
टेक लगाए खड़ा होता। वो गुजरे हुए साल और महीने के बारे में सोचने लगा। विक्रांत, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, वो सख्त मेंटली डिसऑर्डर का शिकार है। तुम नहीं जानते विक्रांत कि वो किस किस तरह से मुझे टॉर्चर करता है। प्लीज विक्रांत, प्लीज मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे उस पागल इंसान से बचा लो। मुझे उससे डिवोर्स दिलवा दो, वरना मैं उसके साथ रहते रहते मर जाऊंगी। माया की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। प्लीज ऐसी बातें मत करे भाभी। कबीर भाई बहुत अच्छे हैं, वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आपको क्यों इस तरह की गलतफहमी हो रही है? और अभी आप इस कंडीशन में हैं कि डिवोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। माया का लास्ट मंथ चल रहा था, लेकिन अब्बू और कबीर के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि कबीर सबके सामने तो उसके साथ एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करता, लेकिन कमरे के अंदर अकेले में वो उस पर जुल्म और सितम ढा था। वो दूसरों का गुस्सा उसी पर निकालता था। अपनी फ्रस्ट्रेशन उस मासूम माया पर उतारकर खुद सुकून की नींद सो जाता, जबकि वो सारी तकलीफें और दर्द अकेले सहते से अब टूट चुकी थी, अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। इसीलिए उसने विक्रांत राजपूत से अपने दिल की बात कही। भाभी, अगर सच कहूं तो आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जब आप कबीर के नन्हे मुन्ने बच्चे का तोहफा उसे देंगी तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। विक्रांत राजपूत ने अपनी तरफ से माया को तसल्ली देनी चाहिए। कुछ ठीक नहीं होगा विक्रांत, कुछ भी नहीं। तुम देखना, एक दिन वो शख्स मेरी जान ले लेगा। उस दिन सबको यकीन आएगा कि माया सच कहती थी। माया रोते हुए वहां से चली गई और आज 4 साल के बाद विक्रांत को इस बात का गहरा एहसास हो रहा था कि माया भाभी सच कहती थी। जो शख्स अपनी बेटी के मामले में इतना सख्त हो सकता है, वो अपनी पत्नी के मामले में कैसे नरम हो सकता है। आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर कमरे से निकलकर बाहर आए थे। डॉक्टर, ताशबी अब कैसी है, प्लीज बताइए, विक्रांत राजपूत ने बेचैनी से पूछा, जबकि कबीर की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो डॉक्टर से कुछ पूछ सके कि बच्ची अब स्टेबल है, लेकिन बच्ची के चेहरे पर उंगलियों के निशान हैं। इस छोटी सी मासूम बच्ची पर किसने हाथ उठाया है? बच्ची दर्द की तीव्रता सह ना सकी, जिस वजह से उसका सांस रुक गया। क्या बच्ची पर अत्याचार किया जाता है? डॉक्टर ने उन्हें शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरे साथ चलें। विक्रांत उन्हें एक तरफ ले गया। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की कोई गलत बात बाहर जाए जो हवेली के लोगों के खिलाफ हो, चाहे वो कबीर ही क्यों ना हो। कशिश आईसीयू की तरफ बढ़ने लगी कि कबीर ने गुस्से से उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। तुम्हें मेरी एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती ना? दूर रहो, मेरी बेटी से दूर रहो, वरना क्या कर लेंगे आप? जान से मार डालेंगे मुझे भी, जैसे आपने मेरी दीदी को मारा। कशिश के बात पर एक पल को कबीर के चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? हैरान क्यों हो रहे हैं? मुझे कैसे पता चला? वो आगे बढ़ते हुए कांपते गुस्से में बोली, मैं सब जानती हूं। आप मेरी दीदी के कातिल हैं। उनका गला घोट कर मारा है आपने। आप मरकर भी माफी मांगेंगे ना तो भी माफी नहीं मिलेगी आपको। अपनी बहन के कातिल को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और रही बात ताश भी की, तो एक दिन ताश भी। इससे पहले कि कशिश अपनी बात पूरी करती, कबीर के पीछे विक्रांत राजपूत को देखकर वो गहरी सांस लेकर चुप हो गई और पलटकर आईसीयू की ओर बढ़ गई। विक्रांत, बेहतर होगा तुम अपनी बीवी को अपने तरीके से समझा लो कि वो मेरी बेटी से दूर रहे, उसके करीब ना रहे, वरना मैं समझाने पर आया तो शायद बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। कबीर ने सख्त लहजे में विक्रांत को वर्ण किया, जो सीने पर हाथ बांधे बहुत फुर्सत से अपने भाई को देख रहा था। आप जानते हैं हमारे धर्म और हमारे कानून में एक कत्ल की सजा क्या होती है? अचानक विक्रांत की बात पर कबीर के माथे पर बल पड़ गए। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी और गुस्सा एक साथ उभर आया। क्या कहना चाहते हो तुम? थोड़ी देर में पुलिस आ रही है, वही आपको अच्छे तरीके से समझा देंगी। विक्रांत, तुम होश में तो हो? कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? कबीर की बात तभी मुंह में थी कि वहां पुलिस पहुंची। मिस्टर कबीर, आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है, प्लीज कोऑपरेट करें और हमारे साथ चलें। इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कबीर को वर्ण किया। अरेस्ट वारंट? किस बात का अरेस्ट वारंट? मैंने क्या किया है? आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। आपके खिलाफ सारे सबूत कानून को मिल चुके हैं, इसलिए अरेस्ट वारंट विदाउट बेल जारी हुआ है। चले हमारे साथ। इंस्पेक्टर ने डिटेल में बताते हुए कबीर के हाथ में हथकड़ी डाल दी। वो हैरानी और गुस्से से विक्रांत की ओर देखता रह गया, जबकि पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेकर गिरफ्तार करके ले गई। आज शायद भाभी की आत्मा को सुकून मिल जाए। विक्रांत ने आंखें बंद करते हुए माया को याद किया, जिस दिन माया रोते हुए विक्रांत के पास आई थी। विक्रांत और माया की सारी बातें कबीर ने सुन ली थी और उसी रात माया को लेबर पेन शुरू हो गया था।
उस रात भयानक बारिश हो रही, इसीलिए माया को अस्पताल लेकर नहीं जा सके। घर पर ही एक तजुर्बेकार दाई के अंडर उसकी डिलीवरी हुई थी और उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। माया और बच्ची एकदम सेहतमंद थे, लेकिन कबीर तो उसी आग में जल रहा था कि उसने कबीर की बातें विक्रांत को क्यों बताई। तीसरे दिन ही कबीर ने माया का गला दबाते हुए उसकी जान ले ली थी और खिड़की के रास्ते उसने वो पूरी रात फार्म हाउस पर गुजारी थी। सुबह घर आया और उसने घर में ये शोर कर दिया कि माया ने सुसाइड कर लिया है। घर वालों को शक तो हुआ, लेकिन इज्जत के डर से उन्होंने बात दबा दी और जल्दी जल्दी माया का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन विक्रांत शांत नहीं बैठा था। विक्रांत को कबीर पर शक हो गया था और वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। और फिर सभी सबूत कबीर के खिलाफ ही थे। कबीर ने गुस्से में आकर माया का गला दबाया था। पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लेकिन ये सब घर के एक नौकर ने देख लिया था और वही नौकर आज इस केस का गवाह बना था, जिस वजह से कबीर के चारों तरफ घेरा कस गया। ताशबी को डिस्चार्ज करके वो लोग घर ले आए। सारी सच्चाई बड़े राजा रुक्मणी जी को भी बता दी गई। बड़े राजा बस अफसोस करते रह गए। आज माया सबकी नजरों में बाइज्जत भरी हो गई थी, वरना कबीर ने यही मशहूर किया था कि वह किसी और को पसंद करती थी, इसीलिए उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और उसने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से मामले और बिगड़ गए थे और विक्रांत और कशिश के बीच दूरियां आती चली गई। अब गलतफहमियों के बादल छड़ चुके थे। ताशवी को कशिश लगातार अपने साथ रखती। वो एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करती थी। ताशवी के लिए उसके अंदर ममता जाग चुकी थी। विक्रांत चाहता तो बिना कशिश को यहां पर लाए भी सब कुछ कर सकता था, लेकिन जब उसे पता चला कि कबीर ने ही माया को मारा था, तो उस वक्त वो कशिश के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे कशिश की फिक्र हुई, इसीलिए वो कशिश को घर ले आया था और उसके साथ 3 महीने की डील की थी, ताकि वो उसकी नजरों के सामने रह सके। आज कबीर जेल की सलाखों के पीछे था और उसे कानून ने सख्त सजा सुनाई थी और अब वो कशिश को अपने साथ बांधकर नहीं रखना चाहता था। कशिश रात को जब अपने कमरे के साथ जुड़े एक छोटे से कमरे में ताशबी को सुलाकर अपने कमरे में आई, तो विक्रांत राजपूत को कुछ पेपर्स के साथ बिजी देखा। उसके करीब जाकर खड़े होते हुए उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गया और कशिश की तरफ मुड़ा। एक भरपूर मुस्कान उसके चेहरे पर सजी थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी चमक रहा था। वो दर्द क्यों था? कशिश ये बात समझ ना पाई। ये लो, आज से तुम आजाद हो। तुम्हारे साथ मैंने ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को हम 2 महीने में ही खत्म कर रहे हैं। अब तुम जहां चाहो जा सकती हो, जो चाहो फैसला ले सकती हो और ताशबी को भी अपने साथ ले जा सकती हो। ये उसकी कस्टडी के पेपर्स हैं। भाई के साइन हो गए हैं, तुम भी साइन करके ताशबी को ले जाओ। विक्रांत राजपूत ने सादे शब्दों में कहते हुए फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। उन पेपर्स को देखते हुए कशिश की आंखों से आंसू बहने लगे। कहां तो वो उस शख्स को अलग होना चाहती थी, लेकिन अब कहां वो उसी शख्स के साथ रहना चाहती थी। पलके उठाकर उसने सामने बैठे उस शख्स को देखा तो दिल में एक दर्द की टीस उठी थी। ए दिल, एक इत्तेफाक हुआ करे, तुझे भी इश्क हो खुदा करे, तुझे भी मिले कोई ऐसा जहां जिसमें हर दर्द हुआ करे। ए दिल, थोड़ा ठहर के देख जरा, मोहब्बत भी कभी सजा हुआ करे, जिसे चाहो वही समझे बेवफा तुम्हें, ऐसा भी कभी सिलसिला हुआ करे। ए दिल, हर ख्वाब सच तो हो जरूरी नहीं, कुछ टूटे तो भी रूह जिया करे, जिस मोड़ पे सब छोड़ जाए तुझे वहां कोई अपना भी तुझे मिला करे। ए दिल, इश्क आसान कब होता है, ये तो आंसुओं में भी हंसा करता है, तू चाहे जिसे वो तेरा हो जाए, ऐसी भी कभी दुआ हुआ करे। और वो इत्तेफाक हो गया था। कशिश मोहब्बत के बिना सीधे इश्क की सीढ़ी पर पहला कदम रख चुकी थी। उसने पेपर्स को एक तरफ रखते हुए विक्रांत राजपूत के दोनों हाथ थाम लिए। विक्रांत, मैं मानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके बाद तुमने कहा था कि फैसला मेरी मर्जी का होगा। फिर मैं जो मर्जी फैसला लूं, और मैं यही फैसला ले रही हूं कि मुझे यहां से कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी बनकर। कशिश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। विक्रांत जानता था कि कशिश का यही जवाब होगा, इसलिए वो दिल ही दिल में संतुष्ट हुआ था। आंखों में शरारत चमक बनकर उतरी थी। लेकिन अगर तुम यहां रहना चाहती हो मेरी बनकर, तो तुम्हें भी मुझसे वैसे ही इश्क करना होगा जैसा मैं तुमसे करता हूं। विक्रांत की बात पर कशिश के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विक्रांत ने उसे खुद से करीब करते हुए उसके लबों पर अपने होठों से मोहर लगा दी। उसके इस अचानक कदम पर कशिश का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हो गया।
वो तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। इश्क तो वो करता था जिस दिन से दोनों का एक दूसरे के साथ नाम जुड़ा था तब से, लेकिन कशिश का कतराना उसे सताता था। आज वो कांटा भी उसके दिल से निकल चुका था। गमों के बादल छटे तो खुशियों ने खूब दस्तक दी थी। कशिश और विक्रांत ने ताशवी को अपनी बेटी बना लिया, जबकि कबीर को जेल से पाकखाने में ट्रांसफर कर दिया गया। वो वाकई मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। अंदर ही अंदर कहीं उसके ये हीन भावना बैठ गई थी कि घरवाले से वैसी मोहब्बत नहीं करते जैसी विक्रांत से करते हैं, और यही हीन भावना उसे मेंटली बीमार कर चुकी थी। विक्रांत की मोहब्बत में कशिश खुलकर जीने लगी। उसे डर था कि जैसा कबीर है वैसा विक्रांत भी ना हो, इसीलिए वो विक्रांत से अलग होना चाहती थी। लेकिन विक्रांत ने उसे अपने साथ रखकर अपनी अच्छाई का एहसास दिलाया। उसके बाद ही कशिश को विक्रांत की नीयत समझ आई और उसकी मोहब्बत पर भी यकीन आ गया। रुक्मणी जी भी अपने बच्चों को खुश देखकर अब बहुत खुश थी। हवेली में एक बार फिर जश्न का समा था। विक्रांत और कशिश के रिसेप्शन का फंक्शन अपने चरम पर था। विक्रांत का हाथ थामे वो सबके लिए रश्क का कारण थी, जबकि कशिश की नजरें अपने महबूब पति के चेहरे का घेराव कर रही थी, जिसने उससे मोहब्बत करते उस मोहब्बत को अमर कर दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रह। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।